हेलो, नमस्ते। आज हम रिवीजन करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। तो चार्जिंग सेक्शन है आपके, सेक्शन 9 है सीजीएसटी एक्ट में, सेक्शन 5 है सीजीएस आईजीएसटी एक्ट में। तो सेक्शन 9 और 5 काफी सिमिलर है, तो हम सिर्फ सेक्शन 9 पढ़ेंगे। सेक्शन 5 को भी आप समझना कि सेम ही है, बस इंट्रा की जगह इंटर स्टेट सप्लाई होगी। तो इतना ही डिफरेंस है। अगर सेक्शन 9 में इंट्रा सप्लाई हो रही है और सेक्शन 5 में इंटर सप्लाई हो रही है, बाकी दोनों सेक्शन सेम है। तो सेक्शन 9(1) और 9(2) है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के, सेक्शन 9(3) और 9(4) है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, और सेक्शन 9(5) है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। तो सेक्शन 9(1) बोलता है कि अगर कोई सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, तो जीएसटी लगेगा एट रेट्स जो भी स्पेसिफाइड है, नॉट एक्सेडिंग 20%। अगर सीजीएसटी में 20% दिया हुआ तो टोटल रेट हो गया अभी 40%। अब सब सेक्शन 9(1) में ही अल्कोहल को बाहर रख दिया चार्जिंग से, और सेक्शन 9(2) में 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो भी पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, इनको जीएसटी से बाहर रखा। तो सर इनको क्यों बाहर रखा, इनको क्यों नहीं लाए जीएसटी में? क्योंकि इन पे लग रहा है एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट। तो सर इन पे जीएसटी भी तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी इन पे जो टैक्स लग रहा है वो मोर देन 100% है, और जीएसटी की जो मैक्सिमम रेट है 40% है। तो सरकार को काफी लॉस होगा, मोर देन 60%। और स्टेट गवर्नमेंट अभी राजी नहीं है कि इतना लॉस वो सह सके, क्योंकि उनका मेन रेवेन्यू ही पेट्रोल और अल्कोहल से आता है। तो अभी तो इनको बाहर कर दिया। फिर आता है आरसीएम। सेक्शन 9(3) और 9(4) है आरसीएम के। सेक्शन 9(3) में तो आपके स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताए गए हैं जिन पे आरसीएम लगेगा। और सेक्शन 9(4) में कुछ ऐसे लोग, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस, ऐसे लोग जो अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेंगे गुड्स सर्विसेज तो आरसीएम लगेगा। यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, आप रजिस्टर्ड से लो अनरजिस्टर्ड से लो, कुछ स्पेसिफाई करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे आरसीएम लगेगा, जो कि काफी हैं, जैसे कि जीटीए की हो गई, एडवोकेट हो गई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गई। और यहाँ पे सिर्फ एक ही करा हुआ है, रियल एस्टेट वाला, जो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो नोटिफाइड करी गई है 9(3) में। सबसे पहला आ गया जीटीए। तो सर जीटीए क्या होता है? जीटीए होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करता है। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से क्या समझते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब हो गया जो सर्विसेज दे रहा है इन रिलेशन टू इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, इन रिलेशन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज ए कंसाइनमेंट नोट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड के इन रिलेशन का क्या मतलब है सर? अगर वो कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी देगा, जैसे पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, तो भी उन एंसिलरी सर्विसेज को जीटीए ही मानेंगे। एंड इश्यूज है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है सर? कंसाइनमेंट नोट होता है जो जिसमें डिटेल्स मेंशन की जाती है कि कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, उनके एड्रेसेस, जीएसटी नंबर। तो जो कंसाइनमेंट नोट इशू करने से क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट इशू करने से जो गुड्स की जिम्मेदारी है वो जीटीए की हो जाती है, कि अब जीटीए तुम्हारी जीटीए की जिम्मेदारी है कि वो सेफली आपके गुड्स को पहुंचाए। हाँ, अब अगर सप्लायर जीटीए है और रेसिपिएंट इनमें से कोई है, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये 2 बार लिख दिया। फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक्सक्लूडिंग, इन सबको एक्सक्लूड करके डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस काटने के लिए,
तो आपका आरसीएम का केस बनेगा। अगर ये सप्लायर ऐसे बने तो आरसीएम का केस बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा आरसीएम। सरकार ने बोला कि जीटीए को ऑप्शन दिया कि तुम एनसीएम में भी जा सकते हो और आरसीएम में भी जा सकते हो। तो अगर जीटीए कहता है नहीं नहीं मैं तो एनसीएम में जाऊंगा सर, मेरे रेसिपिएंट्स को छोड़ दो, उनके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहे हो, तो अगर वो एनसीएम को ऑप्ट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वो आईटीसी नहीं लेगा तो रेट लगेगा 5%, अगर वो आईटीसी लेगा तो 12% रेट लगेगा। लेकिन अगर वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, अपना एनसीएम में आरसीएम में लगा दो आप, तो रेसिपिएंट टैक्स देगा, और वो भी 5% अंडर आरसीएम। जी। अब इनमें से कौन रह गए? अगर इनके अलावा कोई पर्सन है जो, तो आरसीएम नहीं लगेगा। इनमें से कौन रह गए? अब रह गए जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल रह गया, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रह गया, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है ये भी रह गई। अगर इनको जीटीए सर्विसेज दी गई तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट जीटीए, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल लेने से समझ लेते हैं, जैसे अग्रवाल पैकर्स मूवर्स लिमिटेड, जो, अगर आप मान लो आपको दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट होना है, तो अब अपने गुड्स, आप अग्रवाल पैकर्स मूवर्स लिमिटेड को कांटेक्ट करोगे, बोलोगे सर मुझे मेरे गुड्स, जो भी मेरे पर्सनल बेड सोफा फर्नीचर वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट कराना है। तो अग्रवाल पैकर मूवर्स यहाँ पे जीटीए हो गया। अब क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं, तो आप, तो यहाँ पे एग्जम्पशन दी गई है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जैसे कोई छोटा बंदा है जो इंडिविजुअल, जैसे कि ट्रक टेम्पो चलाते, जैसे कि ऑल द बेस्ट में ढोंडू था, ढोंडू जो कि रघु का सामान टेम्पो में लेके आया था, तो ऐसा बंदा है इंडिविजुअल, तो वो जीटीए नहीं है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है, जो कि एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सरकार ने ढोंडू को बोला ढोंडू जस्ट चिल। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे चलते हैं। अब बाद में आ गया लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज कौन सी होती है? लीगल सर्विसेज होती है जो भी कंसल्टेंसी हो गई इन रिलेशन टू लीगल एडवाइस हो, ले लिया आपने लीगली, लॉयर ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, लिटिगेशन सर्विसेज, तो ये सब लीगल सर्विसेज होती है। अगर सप्लायर एडवोकेट है, जूनियर हो छोटा हो, सीनियर हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, जूनियर हो छोटा हो, सीनियर हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्म हो एडवोकेट्स की, तब भी फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में से कोई भी सप्लायर है और किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो टैक्स भरेगा बिजनेस एंटिटी आरसीएम के अंडर में। वकील लोगों ने अपने आप को बाहर कर लिया, वकील लोगों ने अपने आप को नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से धीरे से बाहर कर लिया, सरकार को रिक्वेस्ट करके। उसके बाद आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स भरेगा। फिर आती है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जैसे कि जियो आईपीएल, आईपीएल मैच होता है और लिखा हुआ आता है जियो आईपीएल, तो यहाँ पे जियो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। जब कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लेती है, तो अब आईपीएल यहाँ पे जियो का नाम और लोगो आईपीएल से पहले लगा के दे रहा है, तो इससे इसको हम स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बोलेंगे। और क्या हो सकता है? जैसे कि
सैमसंग ने बोला कि अगर कोई मैन ऑफ द मैच बनेगा तो हम उसको सैमसंग का एलईडी देंगे। तो ये भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। या फिर कोई आईफा अवार्ड्स हो गए, आईफा अवार्ड्स स्पॉन्सर्ड बाय डीएलएफ। तो यहाँ पे आप देखते हो लिखा हुआ था डीएलएफ आईफा अवार्ड्स। तो ये भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। तो ऐसी कोई भी इस टाइप की कोई भी सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को देगा, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को देगा, तो आरसीएम लग जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आती है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगर सर्विसेज है तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि टैक्स हम ना दें और टैक्स रेसिपिएंट ही दे दे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज है जो दे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, और किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तो आरसीएम लगेगा। लेकिन एक्सक्लूड कर दिया इन चार चीजों, चार सर्विसेज को। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको क्यों एक्सक्लूड करा? क्योंकि इसको नेक्स्ट पॉइंट में डाल दिया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवेज। तो पोस्ट पोस्ट की सर्विस हो गई, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। इसमें सरकार ने कहा नहीं नहीं हम एनसीएम लगाएंगे, तो इसमें से हमें हटा दो, तो आरसीएम से हटा दिया, एनसीएम लगता है। रेलवेज, रेलवे भी 2021 तक तो रेलवे को नहीं हटाया गया था, सिर्फ रेलवे की जो ये वाली सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, वो हटी हुई थी। जैसे कि ट्रेन की टिकट हो गई, या ट्रेन में ही आप मालगाड़ी में अपना सामान पहुंचवा रहे हो, तो वो वाली ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वो हटी हुई थी। लेकिन रेलवे की जो अदर सर्विसेज है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने शॉप रेंट पे ली, या रेलवे ने अपना एक ट्रेन किराए पे दे दिया, तो ये वाली सर्विसेज पहले आरसीएम में नहीं थी, पहले आरसीएम में थी। अब रेलवे ने कहा नहीं 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 नहीं, झुकेगा नहीं साला, मुझे एनसीएम में आना है। तो अब रेलवे को भी हटा दिया, अब रेलवे एनसीएम में आ गया। एयरक्राफ्ट वेसल, कोई भी सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल विद इन एयरपोर्ट और पोर्ट, शिपिंग पोर्ट, तो वो भी एनसीएम में आएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, वो भी एनसीएम में आएगा। तो रेलवे का एक बार फिर बता देता हूँ। रेलवे, पहले यहाँ पे रेलवे नहीं लिखा हुआ था, ये रेलवे लिखा गया है 2021 से। तो पहले अगर रेलवे नहीं भी लिखा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस जो रेलवे दे रहा था, तो वो तो पहले से ही एनसीएम में थी, क्योंकि आरसीएम में बाहर थी, कर दिया। लेकिन अब जो रेलवे की और सर्विसेज है, जैसे ये मिर्जापुर स्टेशन है, उसमें प्लेटफॉर्म पे आपकी शॉप है, प्लेटफॉर्म पे किसी ने शॉप ली, उसका मैं रेंट दे रहा हूँ रेलवे को। तो उस शॉप का जो रेंट है, ये जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सर्विस जो मुझे रेलवे दे रहा है, ये भी अब एनसीएम में आ गई है। उसके बाद आते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबिलिटी। अगर रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम लग जाएगा, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे अगर दे रहा है तो एनसीएम में ही लगेगा। रेलवे के अलावा कोई गवर्नमेंट दे रही है आरसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम। फिर आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक मिनट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और एक हो सकती है अदर देन रेजिडेंशियल, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब हो गया जिसमें आप यूज करते हो उसको रेजिडेंस के लिए, नॉर्मली उसको यूज करते हो रेजिडेंस के लिए। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब हो गया जैसे कि आप घर ले रहे हो। तो अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेंट पे ले रहे हो फॉर यूज एज रेजिडेंस, तो पहला कैसे, अगर आप उसका यूज करते हो रेजिडेंस में, सप्लायर कोई भी हो, अगर यूज एज रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो आरसीएम, रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो आरसीएम लगेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो ये एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्पशन में आगे आएगा।
कॉमर्शियल यूज के लिए, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही कॉमर्शियल मतलब फ्लैट लिया मैंने रेंट पे और उसमें मैंने अपना बिजनेस यूज कर लिया, उसका बिजनेस चलाने लगा मैं उसमें, तो यूज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही कॉमर्शियल यूज के लिए, अगर रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो फिर आरसीएम लगेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो एनसीएम लगेगा। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबिलिटी अदर देन रेजिडेंशियल, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंट हो रही है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम, और सप्लायर अगर मान लो रजिस्टर्ड है तो फिर एनसीएम। लेकिन सर आपने तो कह दिया रजिस्टर्ड आरसीएम टैक्स देगा। सर मैं तो सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं तो सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, लेकिन मैं फ्लैट अपने पर्सनल यूज के लिए लूंगा तो क्या मुझे आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा? नहीं। अगर आप प्रोप्राइटर हो या किसी फर्म के पार्टनर हो और आप रजिस्टर्ड हो और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे ले रहे हो फॉर पर्सनल यूज एज रेजिडेंस, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। फिर आगे डायरेक्टर की सर्विसेज। अब डायरेक्टर सर्विसेज क्या होती है? डायरेक्टर सर्विसेज, सर डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की सर्विसेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सर्विसेज तो शेड्यूल 3 से ही बाहर हो गई, वो तो सप्लाई ही नहीं बनेगी, जब सप्लाई नहीं बनेगी तो टैक्स की बात ही नहीं होगी। यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉयज नहीं होते, जिनको सिटिंग फीस मिलती है, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय डायरेक्टर कोई एम्प्लॉय भी है, जैसे कि सीएमडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, लेकिन वो कुछ और भी सर्विसेज दे रहा है जिसका पेमेंट अंडर सेक्शन 194 जे कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल फीस, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्टर सर्विसेज अगर कंपनी को दे रहे हैं या बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं तो आरसीएम लगेगा। सर मान लो कि डायरेक्टर है लेकिन उसने अपना, उसके पास एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस है, डायरेक्टर के पास एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस है, वो उसने रेंट पे दिया अपनी कंपनी को, तो क्या वो भी यहाँ कवर होगा? नहीं, वो यहाँ कवर नहीं होगा। वो फिर आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा और वो आपका चला जाएगा इस वाले सेक्शन में। वो उसका पर्सनल ऑफिस है, उसने रेंट पे दिया, वो यहाँ कवर नहीं होगा, वो ऊपर चला जाएगा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो अब वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ आएगा वो। सप्लायर अगर डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है और सेस्टिव रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, लेकिन आरसीएम इस सेक्शन की वजह से नहीं, इस सेक्शन की वजह से लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो फिर एनसीएम लग जाएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर सर्विसेज कवर हो रही है, जो कि कंपनी, जो सर्विसेज एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दी जा रही है कंपनी को। फिर आता है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? वसूली भाई। नहीं, वसूली भाई नहीं, वो तो रिकवरी एजेंट होता है। इंश्योरेंस एजेंट हो गया सेल्समैन। तो एलआईसी का, जैसे आपके घरों में भी जैसे एलआईसी वाले अंकल आते हैं कि एलआईसी करा लो, एलआईसी करा लो, एलआईसी बेच जाते हैं धीरे से, तो वो जो एलआईसी बेचते हैं तो वो सर्विस किसको दे रहे हैं? वो सर्विसेज दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो? एक एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस ला के दे रहा है और उसका उसको कमीशन मिल रहा है। तो ये जो एजेंसी सर्विसेज जो इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, इस पे जीएसटी आरसीएम में इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इंश्योरेंस एजेंट छोटा आदमी है, उसको नहीं दे पाएगा, इसलिए सरकार ने बोला कि इससे मत लो, इससे ले लो, ले लो उसी से जो दे दे खुशी से। फिर आता है रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट हो गया अपना वसूली भाई। वसूली भाई, तो वसूली भाई की सर्विस, वसूली की सर्विसेज, रिकवरी एजेंट क्या करता है? वसूली करता है, वो धमका डरा के लोगों से पैसे लेता है। अगर वसूली भाई वसूली की सर्विसेज, रिकवरी की सर्विसेज दे रहा है बैंक्स को, एनबीएफसी को, फाइनेंस को, लोन के जो पैसे है वो लोगों से निकलवा के दे रहा है, रिकवरी की सर्विस दे रहा है, तो वसूली भाई कहेगा मैं कुछ नहीं दूंगा टैक्स टूस, आप बैंक से लो। तो बैंक, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
सरकार टैक्स लेगी आरसीएम के अंडर। उसके बाद आता है आपका म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक सर्विसेज दे रहे हैं म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को या उसके जैसे को। तो म्यूजिक कंपोजर जैसे कि हनी सिंह हो गया आपका, अरिजीत सिंह हो गया, या कोई आर्टिस्ट जैसे सलमान खान हो गया। लेकिन सलमान खान तो यहाँ पे एग्जांपल लेना सही होगा नहीं, नहीं होगा, क्योंकि मूवी में तो सलमान खान की मूवी खुद की नहीं होती, पर म्यूजिक कंपोजर की पूरे राइट्स होते हैं। तो म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट अपने जो बनाए हुए मटेरियल, जो बनाया उसका जो बनाया हुआ म्यूजिक है, उसकी जो बनाई हुई फोटोज है, आर्टिस्ट यहाँ पे पेंटर मान लो, पेंटिंग्स है, उसका जो यूज ऑफ कॉपीराइट दे रहा है म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, कि आप इसको पब्लिश कर सकते हो, आप इसकी कॉपी कर सकते हो, तो इसमें आरसीएम में म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर टैक्स देंगे। फिर आता है ऑथर। ऑथर मतलब कोई बुक्स का ऑथर। अगर कोई ऑथर अपना जो उसने बुक लिखी है उसका कॉपीराइट का यूज दे रहा है, यूज की सभी कॉपीराइट के यूज की सर्विसेज दे रहा है पब्लिशर को, तो आरसीएम लगेगा। लेकिन ऑथर के पास ऑप्शन है पे टैक्स अंडर एनसीएम। अगर वो कहता है नहीं नहीं सर मैं तो एनसीएम में टैक्स दूंगा, मैं मेंशन करूंगा कि मैं दे रहा हूँ एनसीएम में टैक्स, इनवॉइस इशू करूंगा, सारी सारी कंप्लाइंसेस पूरी करूंगा, तो एनसीएम में जा सकता है। अगर एनसीएम में नहीं जाता तो आरसीएम लगेगा। फिर आते हैं मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई। सर ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है? ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग कमिटी एक ऐसी कमिटी है जो आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की है टू, जो आरबीआई के जो सुपरवाइजरी फंक्शंस है, आरबीआई के जो सुपरवाइजरी फंक्शंस है, बैंक्स को सुपरवाइज करने के लिए ये कमेटी बनाई है। इसमें होता कौन है? इसमें जैसे एक्स विजिलेंस कमिश्नर हो गया, एक्स एसबीआई चेयरमैन हो गया, एक्स कनाडा बैंक चेयरमैन, तो इसमें बैंक के जो बड़े बड़े लोग हैं वो होते हैं। तो इनको अलग से क्यों रखा गया? सर ये आरबीआई के एम्प्लॉयज नहीं होते क्या? नहीं, ये आरबीआई के एम्प्लॉयज नहीं होते। अगर ये एम्प्लॉय होते तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप लग के शेड्यूल 3 से बाहर हो जाते। ये एम्प्लॉयज नहीं है, ये एडवाइजर्स है, तो इनको रेमुनेशन भी 194 जे में दिया जाता है, अंडर सेक्शन 194 जे। तो इस पे आरबीआई टैक्स पे करेगा आरसीएम में। फिर आते हैं इंडिविजुअल डीएसए अदर देन फर्म, एलएलपी, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, जो सर्विसेज दे रहे हैं बैंक्स एनबीएफसी को। सर ये डीएसए क्या होते हैं? डीएसए यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बैंक्स का काम आसान करते हैं। ये बैंक के लिए कस्टमर्स लाते हैं, पहली बात तो कस्टमर्स लाते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करते हैं, जैसे किसी को लोन लेना है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि उसको लोन देना है नहीं देना है, और फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सबमिट करते हैं बैंक को। तो ये बैंक्स का काम आसान करते हैं, बैंक्स एनबीएफसी का। तो जैसे कि पैसा बाजार है, पैसा बाजार डॉट कॉम। पैसा बाजार डॉट कॉम क्या है? एक वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे, उस पर आप लोन ले सकते हो, पर उस पर पैसा बाजार लोन नहीं दे रहा आपको। उस पर अलग अलग बैंक्स की अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। तो ये पैसा बाजार हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। लेकिन पैसा बाजार तो एनसीएम ही लेगा, क्योंकि ये तो कंपनी है। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग है, जो छोटे छोटे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है, अदर देन फर्म, कंपनी, फर्म, एलएलपी, कंपनी, बड़े कॉर्पोरेट, ये अगर सर्विसेज दे रहे हैं अपनी बैंक एनबीएफसी को, तो आरसीएम लगेगा। ठीक है जी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। फिर आता है आपका बिजनेस फैसिलिटेटर। हाँ जी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर की। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है सर? बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक की मदद करता है, कस्टमर्स लेके आता है बैंक्स के लिए। बैंक्स की जो सर्विसेज हैं और जो फैसिलिटीज है
उनके बारे में कस्टमर्स को एजुकेट करता है, वो होता है बैंक फैसिलिटेटर। और अगर बैंक फैसिलिटेटर बैंक्स को सर्विस देगा तो उस पे बैंक्स जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम। उसके बाद आता है एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह ही होता है। वो भी बैंक्स की मदद करता है, बैंक्स के लिए कस्टमर्स लेके आता है, बैंक्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को एजुकेट करता है। पर ये थोड़ा बड़ा होता है, बैंक फैसिलिटेटर थोड़ा छोटा होता है। ये थोड़ा छोटा हो गया, ये हो गया बड़ा आदमी। तो अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बीसी, बीसी को सर्विसेज देगा तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। ठीक है जी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है? सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, अगर मैं, मान लीजिए किसी की ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, इसकी ज्वेलरी की शॉप है। अब ज्वेलरी में की शॉप में काफी सारा सोना, डायमंड्स, कैश पड़ा होता है। तो चोर चोरी ना करे उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी पर्सोनल मतलब सिक्योरिटी गार्ड, कभी कभी पुलिस फोर्स की भी सिक्योरिटी मिलती है। तो कोई सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है सप्लायर रेसिपिएंट को, तो सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि अगर सप्लायर है एक्स वाई जेड सिक्योरिटी लिमिटेड, तो एनसीएम में टैक्स पे करेगा, आरसीएम की कोई बात नहीं होगी। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर एनसीएम लग जाएगा, आरसीएम की बात नहीं करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने आप को यहाँ पे सेव कर लिया। गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज लेगी, गवर्नमेंट जैसे सिक्योरिटी सर्विस लेती है हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, तो उसमें एनसीएम ही लगेगा, आरसीएम की कोई बात नहीं करेंगी। गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं देंगे टैक्स। और पर्सन कोई रजिस्टर्ड है कंपोजिशन स्कीम में, तो कंपोजिशन स्कीम में कोई रजिस्टर्ड ही इसलिए होता है कि वो उसको ज़्यादा कंप्लाइंसेस का सरदर्द नहीं पालना पड़े। अब उसको ही आप आरसीएम में डाल दोगे तो सही नहीं रहेगा ना, इसलिए उसको भी एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम है या गवर्नमेंट है तो आरसीएम नहीं लगेगा, एनसीएम लगेगा। तो सप्लायर को होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपका लग जाएगा आरसीएम। ठीक है जी। अब इनकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। फिर आ गया आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो ही आरसीएम लगेगा। पहली कंडीशन क्या है? मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। मोटर व्हीकल होना चाहिए डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, मतलब लोगों को ले जाने वाला मोटर व्हीकल होना चाहिए, नॉट गुड्स। गुड्स, अगर मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी गुड्स है तो पहली कंडीशन से ही आउट हो गया, फिर एनसीएम लग जाएगा। दूसरी कंडीशन है फ्यूल कॉस्ट एडेड इन कंसिडरेशन। फ्यूल कॉस्ट एडेड इन कंसिडरेशन क्या मतलब है? अगर फ्यूल का पेमेंट रेसिपिएंट खुद पे कर रहा है, अपने जेब से अगर पेट्रोल भरा रहा हूं मैं, तो ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो एनसीएम लग जाएगा, आरसीएम से बाहर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर अगर कंपनी है
तो कंपनी, सरकार मानती है बड़े लोग हैं, कंपनी बड़े लोग हैं, तो एनसीएम में टैक्स दे सकते हैं, तो आरसीएम को, आरसीएम नहीं लगाएंगे। ले लो उसी से तो दे दे उसी से। फिर आता है रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम की बात करेंगे। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई और पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है, फर्म है, एलएलपी है, तो फिर ये वाली कंडीशन मीट नहीं होगी, तो फिर यहाँ से आरसीएम से बाहर हो जाएंगे, एनसीएम लग जाएगा। पांचवी कंडीशन, सीजीएसटी नॉट चार्ज एट द 6%। सीजीएसटी, अब यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक, आप 5% टैक्स लगाओ विथ लिमिटेड आईटीसी, एक 12% टैक्स लगाओ और पूरा आईटीसी ले लो। तो अगर सप्लायर सप्लायर अगर 12% टैक्स लगाता है, पूरा आईटीसी लेता है, तो एनसीएम में चला जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मीट नहीं हुई, तो एनसीएम लग जाएगा, आरसीएम की बात नहीं करेंगे। लेकिन सप्लायर अगर 5% लगाता है लिमिटेड आईटीसी के साथ, तो हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि सप्लायर होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनरजिस्टर्ड कैसे होगा? अनरजिस्टर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, अगर वो टैक्स लगा रहा है तो रजिस्टर्ड ही होगा। नहीं नहीं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरसीएम में तो चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये 5% आरसीएम में सप्लायर टैक्स नहीं देगा, ये रेसिपिएंट देगा। तो अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है और रेसिपिएंट है बॉडी कॉर्पोरेट, तो सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हो, इसमें टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट, अंडर आरसीएम 5%। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एनसीएम लग जाएगा। और भी जो केस होंगे, सप्लायर मान लो सर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो भी एनसीएम लग जाएगा। जब ये 5 कंडीशन मीट होगी तो ही आरसीएम लगेगा, अदरवाइज एनसीएम, सिंपल। और एनसीएम में जो सप्लायर है वो चाहे तो 5% टैक्स लगा सकता है लिमिटेड आईटीसी के साथ, और चाहे तो 12% टैक्स लगा सकता है फुल आईटीसी के साथ। उसके बाद आता है हमारा सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेवी लैंडिंग स्कीम 1997। 1997 सर, ये क्या है सेवी लैंडिंग स्कीम? मान लीजिए मिस्टर ए है, इसके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स पड़े, रिलायंस के। तो सेबी ने एक स्कीम लाई कि अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं और आप उनको लैंड करते हो, आप उसको उन शेयर्स को, सिक्योरिटीज को लोन पे देते हो टू एनी बोरोवर, तो आपको फायदा होगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मान लीजिए मिस्टर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उसको तो शेयर्स लंबे समय के लिए रखने हैं, तो वो अब जब सिक्योरिटीज अपने शेयर्स लोन पे देगा, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी उसे, तो उसका तो फायदा होगा। और जो बोरोवर है वो इसलिए लेता है क्योंकि वो उसको शॉर्ट सेलिंग करनी है, वो शेयर्स लोन पे लेकर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाने की सोचता है। तो ये जो सर्विसेज है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, ये इसमें टैक्स लगेगा आरसीएम पे, टैक्स पे करेगा बोरोवर। हाँ जी, ये जितने भी नोटिफिकेशंस थे ये थे सीजीएसटी एक्ट के। अब आईजीएसटी में भी दिया हुआ एक नोटिफिकेशन कि कोई भी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट मतलब सप्लायर है आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और रेसिपिएंट है टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया, तो पे टैक्स रेसिपिएंट पे टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सप्लायर तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, सप्लायर से कैसे लेगी सर? सरकार सप्लायर को पकड़ ही नहीं सकती, तो जिसको पकड़ सकती है उससे ले लो।
तो इसलिए रेसिपिएंट पे आरसी लगा दिया। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 9(4), जो मैंने बताया था कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स जिन पे आरसीएम लगाया जाएगा, तो रियल एस्टेट पे लगाया हुआ है, पर वो अभी आईपीसीसी में सिलेबस में नहीं है, आपके फाइनल में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 9(5). सेक्शन 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो जी, ई कॉमर्स ऑपरेटर हमने सीखा था। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शंस बिटवीन सप्लायर एंड रिसीवर इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, टैक्स टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सेक्शन 9(5) में गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ सर्विसेज नोटिफाइड करेंगे। ध्यान देना, सिर्फ सर्विसेज की बात करिए, गुड्स नहीं है कुछ भी। कोई गुड्स पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं देगा, सप्लायर ही देगा। सर्विसेज नोटिफाइड है, तो नोटिफाइड सर्विसेज जो सप्लाइड थ्रू इको, इको के थ्रू सप्लाई करोगे, अमेजोन के थ्रू सप्लाई करोगे, फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करोगे, ओला के थ्रू सप्लाई करोगे, तो उस पर टैक्स टू बी पेड बाय इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो पहला है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मतलब ओला की सर्विसेज, उबर की सर्विसेज, रैपिडो की। तो इसमें सरकार ने बोला कि ये सर्विसेज तो ड्राइवर दे रहा है, और ड्राइवर जो है 20 लाख की लिमिट में आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो टैक्स मिल ही ना। तो सरकार ने पकड़ लिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यानी कि ओला को, उबर को, रैपिडो को, कि आप दो टैक्स। इसमें कोई कंडीशन भी रखी कि सप्लायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर कोई भी है, अगर वो सर्विसेज दे रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओला, उबर, रैपिडो के थ्रू, तो टैक्स भरेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। एक्सेप्ट ओमनीबस। ओमनीबस क्या होती है? जिसमें मोर देन 6 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी होती है, उसको हम ओमनीबस कहते हैं। तो समझ लीजिए बड़ी बड़ी बसें। तो ओमनीबस के लिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, कि अगर ओमनी बस की सर्विसेज है सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि रेड बस, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा, एक्सेप्ट व्हेन सप्लायर इज ए कंपनी। अगर सप्लायर एक कंपनी है, तो सरकार मान रही है कि कंपनी है, मतलब बड़ा बड़ा आदमी है, ये टैक्स दे सकता है, इसी से ले लो। अगर सप्लायर कंपनी है तो बड़ा आदमी है, टैक्स पे कर सकता है, तो इसी से ले लो। तो यहाँ पे कंपनी है सप्लायर, तो सप्लायर ही टैक्स देगा। कंपनी नहीं है, बाकी कोई और है, तो रेड बस ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। फिर तीसरी सर्विसेज है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन हो गया आपके होटल्स, गेस्ट हाउस, कैंप साइट्स, कैंपिंग, मोटल्स। तो इसमें कंडीशन है कि अनरजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है आपका, सर्विस दे रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओयो के थ्रू, एयरबीएनबी के थ्रू, ओयो के थ्रू या एयरबीएनबी के थ्रू, और भी है आपकी जैसे अगोड़ा, आईबीबो, तो इसमें टैक्स पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो खुद पे कर देगा, अनरजिस्टर्ड होना इसमें कंडीशन है। वैसे ही आ गई हाउस कीपिंग की सर्विसेज, जैसे कि प्लम्बिंग, आजकल तो मसाज भी हो रही है। तो हाउस कीपिंग सर्विसेज में भी सेम कंडीशन है कि अनरजिस्टर्ड है और सर्विसेज दे रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि अर्बन कंपनी, तो टैक्स भरेगा अर्बन कंपनी। रजिस्टर्ड है तो खुद ही सेल्फ सेल्फ टैक्स पे करेगा। फिर लास्ट फिफ्थ सर्विसेज है आपकी रेस्टोरेंट्स की। तो सरकार ने बोला जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं
थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, तो इनमें तो जोमेटो स्विगी को पकड़ लो, ये टैक्स देंगे। और जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े कौन है? हाँ जी, बड़े। तो बड़े रेस्टोरेंट्स वो हैं जो, मान लीजिए रेस्टोरेंट्स विद इन होटल, मान लो ये आपका ताज होटल है, ताज होटल, और यहाँ पे इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है, ताज रेस्टोरेंट। तो ये होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है, बड़े होटल के अंदर, अब बड़ा होटल किसे मानेंगे? जिसका किसी भी रूम, कोई भी रूम का रेंट ग्रेटर देन 7,500 पर डे है, तो उसको हम मानेंगे बिग होटल। और बिग होटल में अगर रेस्टोरेंट होगा, तो रेस्टोरेंट ही सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। और छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं जोमेटो स्विगी, तो जोमेटो स्विगी टैक्स पे करेंगे। तो सर ये क्या आरसीएम है? नहीं नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स पे कर रहा है वो आरसीएम नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिपिएंट नहीं है, तो आरसीएम कैसे होगा? तो इसी के साथ आपका चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म होता है यहाँ पे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम। धन्यवाद।